हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु तथा पाठ्यचर्या, करिकुलम, सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी। पाठ्यक्रम को पाठ्यवस्तु, सिलेबस तथा कोर्स ऑफ स्टडी कभी कभी समानार्थी मानकर ये कह दिया जाता है, परंतु इन तीनों के मध्य अंतर है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें छात्र विद्यालयी जीवन में प्राप्त करता है तथा जिनमें कक्षा के अंदर तथा बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं आ जाती हैं, परंतु सिलेबस में पाठ्य विषयों से संबंधित क्रियाओं का ही समावेश होता है। इस प्रकार पाठ्य वस्तु के अंतर्गत किसी विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो पाठ्य वस्तु शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण करती है तथा पाठ्यक्रम उसे देने के लिए उपयुक्त विधि है या प्रयुक्त विधि है। इसी संबंध में हेनरी हरेण ने एक परिभाषा दी है जो इस प्रकार से है: पाठ्य वस्तु केवल मुद्रित संदर्भिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। पाठ्य वस्तु की तैयारी पाठ्यक्रम विकास के कार्य का एक तर्क सम्मत सोपान है। यूनेस्को के एक प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक मैन्यूस्क्रिप्ट्स 1970 नामक प्रकाशन में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु के अंतर को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था: पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु विषयों, उनकी व्यवस्था एवं क्रम का निर्धारण करता है और इस प्रकार एक समय तक मानविकी एवं विज्ञान में संतुलन तथा अध्ययन विषयों में एक रूपता सुनिश्चित करता है। इससे नियमों के बीच अंतर संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों के लिए पाठ्य यानी कि जो विद्यालय है, विद्यालय की समयावधि का आवंटन, प्रत्येक विषय को पढ़ाने के उद्देश्य से क्रियात्मक कौशलों को प्राप्त करने की गति तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षण में विविधीकरण का निर्धारण करता है। विकासशील देशों में विद्यालय वहाँ की विकास की आवश्यकताओं से सीधे जुड़ा हुआ होता है। पाठ्यवस्तु निर्धारित पाठ्य विषयों के शिक्षण हेतु अंतर्वस्तु उसके ज्ञान की सीमा, छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कौशलों को निश्चित करता है तथा शैक्षिक छात्र यानी जो शैक्षिक सत्र है उसमें छात्रों को पढ़ाए जाने वाले व्यक्तिगत पहलुओं एवं निष्कर्षों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। पाठ्यवस्तु किसी पाठ्य विषय के लिए अधिगम के एक स्तर विशेष पर पाठ्यक्रम का एक परिष्कृत एवं विस्तृत रूप होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित होने वाली कुछ क्रियाएं पाठ्यवस्तु के क्षेत्र से बाहर रह जाती हैं तथा पाठ्यवस्तु उसका एक अंश बनकर रह जाती है। उदाहरण के लिए हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है, किंतु गणित विषय के अंतर्गत जिन उपविषयों जैसे कि अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित की एक निश्चित पाठ्य सामग्री तथा प्रकरणों को पढ़ाने के लिए निर्धारित किया जाता है, उसे गणित की पाठ्यवस्तु कहा जाएगा। इस प्रकार पाठ्यवस्तु का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से होता है, जबकि पाठ्यक्रम का संबंध बालक के संपूर्ण विकास से होता है। इसी के साथ हम देखेंगे पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के लिए प्रचलित शब्दों में एक नया शब्द है। पाठ्यचर्या जो शब्द है पाठ्यक्रम के लिए प्रचलित शब्दों में एक नया शब्द है। इसका प्रयोग पाठ्यक्रम के क्रमबद्ध, स्पष्ट, विषयवार एवं विस्तृत स्वरूप के लिए किया जाता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के उस पक्ष को कहा जाता है जिसे कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है। इसमें अंतर्वस्तु के अतिरिक्त शिक्षकों, छात्रों तथा प्रकाशकों के उपयोगार्थ सहायक सामग्री एवं कार्यविधि आदि के निर्देश भी सम्मिलित होते हैं। गुड के शिक्षा कोश या शब्दकोश, गुड का जो शब्दकोश है डिक्शनरी के अनुसार पाठ्यचर्या एक
कार्यालयी संदर्भिका होती है, जो किसी कक्षा को किसी विषय के शिक्षण में सहायता के लिए किसी विद्यालय विशेष अथवा व्यवस्था के लिए तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के लक्ष्य, अपेक्षित परिणाम, अध्ययन सामग्री की प्रकृति एवं विस्तार तथा उपयुक्त सहायक सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अनुपूरक पुस्तकों, शिक्षण विधियों, सहगामी क्रियाओं यानी जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ तथा उपलब्धि मापन के सुझाव भी सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ विद्वानों द्वारा पाठ्य वस्तु एवं पाठ्यचर्या को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम देखें वर्तमान समय में पाठ्यवस्तु के स्थान पर कोर्स ऑफ स्टडी का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम से संबंधित शब्दावलियां या पदावलियां इस प्रकार से हैं। कोर करिकुलम या केंद्रीभूत सामान्य पाठ्यक्रम, सुसंबद्धता, कोरिलेशन, सम्मिश्रण, फ्यूजन, एकीकरण, इंटीग्रेशन, इकाई यूनिट्स, क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोर करिकुलम या केंद्रीभूत सामान्य पाठ्यक्रम के विषय में। कोर शब्द सामान्य, केंद्रीभूत, निश्चित एवं आवश्यक शब्दों के मिले जुले रूप के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अतः कोर करिकुलम के अंतर्गत उस ज्ञान एवं अनुभव को समाहित किया जाता है। अतः कोर करिकुलम के अंतर्गत उस ज्ञान एवं अनुभव को समाहित किया जाता है जो सभी छात्रों के लिए, चाहे वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हों, सामान्य रूप से आवश्यक माना जाता है। हिल्डर टावा, जो प्रसिद्ध पाठ्यक्रम विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार कोर करिकुलम में समाहित विषय वस्तु जीवन के कार्यों, समसामयिक समस्याओं तथा आवश्यकताओं से संबंधित विषयों में सुसंबद्धता पर आधारित होती है। साथ ही इसके कार्यक्रमों को जीवन की समस्याओं तथा छात्रों की अभिरुचियों से संबद्ध करने का प्रयास किया जाता है। केंद्रीभूत पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य तथा कुछ ऐच्छिक होते हैं। ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि 1986 में भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एक सामान्य केंद्रीभूत पाठ्यक्रम पर आधारित की गई है। इसके अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अंतर्वस्तु को समाहित करने का प्रयास किया गया है। ये तत्व विषयों की परिधि से हटकर भारतीय मूल्यों, सामान्य सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक बाधाओं का निराकरण, पर्यावरण का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तथा छोटे परिवार के मानदंड आदि को प्रोत्साहन प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें है सुसंबद्धता। अगर नोट्स आपको प्राप्त करने हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोर करिकुलम या केंद्रीभूत सामान्य पाठ्यक्रम ये आपके सामने है। दूसरा पॉइंट जो कि अभी हम बता रहे हैं, सुसंबद्धता। ज्ञान एक इकाई है, किंतु इसके विस्तृत भंडार को देखते हुए अपनी सुविधा के लिए मनुष्य ने ज्ञान को अनेक शाखाओं एवं उपशाखाओं में विभाजित कर दिया है। ज्ञान की इन्हीं शाखाओं एवं उपशाखाओं से विभिन्न विषयों का उदय हुआ है। अतः कुछ विद्वानों का मानना है कि विभिन्न विषयों को पूर्णतया अलग मानकर उसका अध्ययन या अध्यापन जो है अप्राकृतिक एवं अनुचित है। इसके अनुसार विभिन्न विषयों को परस्पर संबद्ध करके पढ़ाया जाना चाहिए। अतः सुसंबद्धता की अवधारणा विभिन्न विषयों को परस्पर संबद्ध करके पढ़ाने से विकसित हुई है। सुसंबद्धता की अवधारणा से सुसंबद्धता युक्त पाठ्यक्रम का प्रतिमान विकसित हुआ है। सुसंबद्धता से तात्पर्य यही नहीं है कि विषयों को अनावश्यक रूप से संबद्ध कर दिया जाए, अपितु समुचित संबद्धता जो है कुछ सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। सुसंबद्धता
विषय की प्रकृति तथा बालकों की मानसिक विकास की अवस्था पर आधारित होनी चाहिए। किसी प्रकरण विशेष के अध्यापन में शिक्षक को तत्संबंधी दूसरे विषयों की सामग्री का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए, किंतु इनका प्रयोग उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहां वे प्रकरण को अधिक बोधगम्य बनाने में सहायक हों। कुछ विषय पूर्व से ही एक समूह में होते हैं, अतः इन विषयों के अध्यापन में सुसंबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, जैसे गणित समूह के अंतर्गत अंकगणित, बीजगणित एवं रेखागणित। सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों के अध्ययन में भी परस्पर सह संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप निबंध लेखन हेतु विषय का चयन अध्ययन की अन्य शाखाओं तथा विद्यालयी जीवन से इतर किया जा सकता है। विभिन्न विषयों के अध्ययन एवं सामुदायिक जीवन में सदैव सुसंबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान जब तक मानवीय जीवन की समस्याओं के समाधान में सहायक नहीं होता निरर्थक है। ज्ञान का महत्व उसकी सामाजिक सार्थकता पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सम्मिश्रण। सामाजिक जीवन जैसे जैसे जटिल होता गया, वैसे वैसे शिक्षाविदों और विद्वानों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज की गई। परिणाम स्वरूप नवीन विषयों और उपविषयों का उदय हुआ। ज्ञान के नवीन क्षेत्रों में विशिष्टीकरण को जन्म दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है जो न केवल किसी क्षेत्र विशेष बल्कि उसकी भी किसी से विशिष्ट लघुतम इकाई के विस्तृत एवं सूक्ष्म अध्ययन में लगे हुए हैं। ज्ञान के नवीन क्षेत्रों की खोज के साथ साथ निरंतर पाठ्य विषयों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जिससे वस्ते के बोझ में बढ़ोतरी होती जा रही है। इससे निपटने के लिए शिक्षाविदों तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा अधिकाधिक आवश्यक ज्ञान को कम समय में प्रदान करने हेतु मिलते जुलते विषयों का सम्मिश्रण या समूहीकरण करके उन्हें अध्ययन क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए, जिससे विस्तृत क्षेत्र के आवश्यक अंगों को सम्मिश्रण ढंग से प्रस्तुत करना है। इस प्रकार सम्मिश्रण के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र विषयों को सम्मिश्रित समूहीकृत करके सामाजिक विज्ञान के रूप में तथा भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि वैज्ञानिक विषयों को मिलाकर कहें तो सामान्य विज्ञान विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे एकीकरण। शिक्षा मनोविज्ञान ने मानव के व्यवहारों तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया है। गेस्टाल्टवादी अर्थात पूर्णाकारवादियों के अनुसार मस्तिष्क एक इकाई है। मस्तिष्क ज्ञान की छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त न करके उसे पूर्ण रूप में ग्रहण करता है। यह वस्तु या विचार मस्तिष्क में स्थिर होते हैं जो पूर्ण अर्थ देते हैं। ज्ञान एक इकाई है, अतः ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य बालकों को ज्ञान की एकता से अवगत कराना है। शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि उद्देश्य पाठ्य विषयों को अलग अलग अध्ययन करने से पूर्ण नहीं होगा, अतः विषयों को संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए एकीकरण आवश्यक है। प्राचीन काल से ही इकाई के रूप में विभाजन करके छात्रों को सुविधा अनुसार पढ़ाया जाता है और इसके जो 3 आधार हैं जो कि इस प्रकार से हैं: अंतर्वस्तु की समानता, प्रक्रिया की समानता तथा अधिगम अनुभव की समानता। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख 3 सोपान हैं। समस्या को पहचानना, इसके प्रमुख सोपान हैं, 3 नहीं, इसके 5-6 सोपान दिए गए हैं। समस्या को पहचानना, परिकल्पना का प्रतिपादन अर्थात संभावित समाधान का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पना परीक्षण की रूपरेखा तैयार करना, निरीक्षित या निरीक्षण द्वारा प्रदत्तों की संकल्पना तथा प्रदत्तों का विश्लेषण और निष्कर्षों का प्रतिपादन।
इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु तथा पाठ्यचर्या के विषय में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।